आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अष्टफलकीय उपसह संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। विपाटन का मतलब होता है जैसे पाटना, कोई खड्डा है तो उसमें लकड़ी से पाटा जाता है, तो उसी तरह ये शब्द बना है पाटना, उसका विपाटन। तो यहाँ पर उसका मतलब होगा स्प्लिटिंग, मतलब तोड़ना, यानी जो पटा हुआ है, कोई खड्डा है या गड्ढा है, पटा हुआ है लकड़ी से, उसको हटा देना विपाटन है, पाटना का उल्टा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अष्टफलकीय उपसह संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यानी जो क्रिस्टल क्षेत्र है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका विपाटन यानी स्प्लिटिंग करना, इस बात को ध्यान देना। तो इसको एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक अष्टफलकीय उपसह संयोजन सत्ता जिसमें धातु परमाणु या आयन 6 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। तो ध्यान दीजिए, जब ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संरचना होती थी तो वहाँ लिगेंड की संख्या 6 होती थी। तो 6 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। वो 6 लिगेंड धातु परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो इनमें धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों या ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारे धातु के परमाणु आयन होते हैं और जो लिगेंड के परमाणु आयन होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश उनको कह सकते हैं, और डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो धातु होती है उनके मध्य रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। कह रहा है जब धातु का डी कक्षक लिगेंड से दूर ना होकर सीधा निर्दिष्ट होता है तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। ध्यान दीजिए, जब धातु का डी कक्षक लिगेंड से दूर ना होकर सीधा निर्दिष्ट होता है, ध्यान दीजिए जितना दूरी बढ़ेगी उतना प्रतिकर्षण घटेगा, क्योंकि जो फोर्स होता है, बल होता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना दूरी कम होगी या सीधा होगा तो प्रतिकर्षण अधिक होगा। इस प्रकार dx² - y² तथा dz² कक्षक जो लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर हैं अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं तथा उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, एवं dxy, dyz और dxz कक्षक जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं कि ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो डी कक्षक की बात हो रही है तो उन डी कक्षकों के नाम दिए गए हैं, और उन नामों में से dx² - y² लिखा जाता है, dz² लिखा जाता है, और dxy, yz और xz लिखा जाता है। तो ये जो नाम लिखे जाते हैं, तो इनमें से जो dx² - y² और dz² यानी जो स्क्वायर में लिखे जाते हैं, ये लिगेंड की दिशा वाले अक्षों में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसी दिशा वाले अक्षों में होंगे, यानी उसी के सीध में पड़ेंगे, तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, इसलिए इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। और dxy, yz और xz वाले कक्षक जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं कि ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। तो सीधी बात ये पता चलती है कि ये जो डी के कक्षक दिखाए गए हैं, जिनके नाम लिखे गए हैं, ये हमने पीछे कक्षा 11 में NCERT जब पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ा है। तो इनके नामों के बारे में
ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कह रहे हैं और dz स्क्वायर ये लिगेंड की दिशा वाले अक्ष हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण का ज़्यादा अनुभव होगा, इसलिए इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। बाकी जो है dx y dy z dx z कक्षक ये अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं और ऊर्जा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। तो इस प्रकार अष्टफलकीय शंकुल में लिगेंड इलेक्ट्रॉन धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षणों के कारण डी कक्षकों की अपभ्रष्टता यानी डिजेनरेटरी हट जाती है तथा 3 निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों तथा 2 उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों के 2 समुच्चय बनते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन और धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की जो डिजेनरेसी है वो घट जाती है, यहाँ हट जाती है लिख गया है, तो घट जाती है तथा 3 निम्न ऊर्जा स्तर वाले ये dxy dyz dzx xz ये 3 निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक हैं। तो इनको निम्न ऊर्जा स्तर वालों को T2G लिखा गया है तथा 2 उच्च ऊर्जा स्तर वालों को EG कक्षकों के 2 समुच्चय बन जाते हैं, यानी 2 संगठन बन जाते हैं। समुच्चय का मतलब समूचा, यानी उसमें जितना भी है एक साथ इकट्ठा आ गया। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंडों की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 समुच्चयों में विपाटन यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है तथा समुच्चयों की ऊर्जा के अंतर को डेल्टा जीरो, जहाँ जीरो अधोलिखित अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए है, यानी डेल्टा जीरो न कह के हम इसे डेल्टा ओ कहेंगे। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल है, जैसा कि चित्र 5.8 में दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए कि तो चूंकि 2 समुच्चय जो बने हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर का है, एक उच्च ऊर्जा स्तर का है। अब जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि दोस्ती और रिश्ते बराबर में करने चाहिए, अमीर गरीब के बीच होता है तो नहीं चलता है। तो वही कहानी यहाँ है कि ऊर्जा का स्तर अलग अलग है दोनों समुच्चय में, इसलिए दोनों के बीच स्प्लिटिंग हो जाती है यानी टूट जाते हैं, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो जाता है। ये सिर्फ समुच्चयों की ऊर्जा के अंतर के कारण है और इस ऊर्जा के अंतर को डेल्टा ओ से लिखते हैं हम लोग, जहाँ ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। चित्र 5.8 हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस प्रकार 2 EG कक्षकों की ऊर्जा में 3/5 डेल्टा ओ के बराबर वृद्धि होती है तथा 3 T2G कक्षकों की ऊर्जा में 2/5 डेल्टा जीरो के बराबर कमी होती है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इनको जोड़ दें 3/5 प्लस 2/5 तो 5/5 यानी बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान देना है कि EG वाले 2 हैं तो 2 की बजाय 3/5 डेल्टा जीरो की बराबर वृद्धि होती है और T2G वाले 3 हैं तो 3 की जगह 2/5 डेल्टा जी जीरो ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो इस बात को ऊर्जा की कमी होती है। इसमें EG वाले में ऊर्जा की वृद्धि होती है क्योंकि ये उच्च ऊर्जा वाले हैं और इनमें निम्न ऊर्जा वाले में कमी होती है, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। तो ये फिगर दिखाया गया है, ये मेटल है, इसके चारों ओर लिगेंड है। यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग हुई है, L का मतलब लिगेंड और M का मतलब मेटल। अब यहाँ पर देखिए जो ये काले रंग से धारी के साथ है लिखा गया है, ये सारे लिगेंड हमारी तरफ हैं और ये जो डॉट डॉट करके दिए L लिखा गया है ये इस कागज के पृष्ठ के पीछे की तरफ है।
इसको ध्यान देना है। तो ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो लिगेंड है ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये लिगेंड हमारी तरफ है, और ये वाले लिगेंड पीछे कागज के पृष्ठ के पीछे की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए जो dx² - y² dz² लिखा गया है, ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले हमारे कक्षक हैं, और dxy dxz और dyz जो हैं ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं। यहाँ पर देखिए धातु के डी कक्षक लिखा गया है, और ये एक्स वाई जेड ये प्लेन को दर्शाता है कि एक्स वाई जेड प्लेन में कक्षकों को यहाँ दर्शाया गया है। जैसे लिगेंड है वैसे कक्षक रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में, ये मेटल, ये सेंटर सिर्फ दिखाया गया है, ये पूरा गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र है। तो वही कह रहा है कि गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा दिखाई गई है। ये मान लीजिए ये निम्न ऊर्जा है, या औसत ऊर्जा है, ये उच्च ऊर्जा है, या निम्न ऊर्जा है। तो देखिए dx² - y² dx², ये जो है उच्च ऊर्जा स्तर है Eg वाला। तो इनको देखिए ऊपर दो लाइन खींच के दिखाया गया है, और ये dxy dxz और dyz T2z समुच्चय जिसके अंतर्गत रखा गया है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, इसलिए इसको नीचे दिखाया गया है। और ये दोनों के बीच की लाइन है जिसको बेरी सेंटर कहते हैं, ये ऊपर वाला 3/5 डेल्टा ओ है, ये बराबर है, और ये नीचे वाला 2/5 डेल्टा ओ के बराबर है। ये पूरा डेल्टा ओ है, इसमें से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। तो इस प्रकार से उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा स्तर में विपाटन यानी टूटना हो पाया है, स्प्लिटिंग, जिसको यहाँ फिगर में दिखाया गया। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा ओ लिगेंड तथा धातु आयन पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो डेल्टा ओ लिगेंड तथा धातु का जो आयन है, ये आयन और जो लिगेंड होंगे, इनके विद्यमान आवेश से जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, उनसे संभव हो पाता है ऐसा। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा ऐसी स्थिति में विपाटन अधिक होता है। अगर क्षेत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो विपाटन अधिक होगा, जबकि अन्य दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप डी कक्षकों का विपाटन कम होता है। तो अगर क्षेत्र प्रबल होगा तो विपाटन अधिक होगा, और क्षेत्र दुर्बल होगा तो विपाटन कम होगा। सामान्यतः लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि क्षेत्र की प्रबलता के हिसाब से लिगेंडों को नीचे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। ये जो है क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रबल ये है, फिर उससे कम ये, फिर ये, फिर ये, क्षेत्र की प्रबलता के क्रम का ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसको हमें याद कर लेना। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि इस प्रकार की श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रमोकेमिकल सीरीज कहलाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है क्योंकि इसमें जो प्रकाश का रंग है वो अलग अलग, प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में बट जाता है, और जब अलग अलग रंग किसी पर्दे पे दिखते हैं तो उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह विभिन्न लिगेंडों के साथ बने संकुलों द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित प्रायोगिक तथ्यों पर निर्धारित श्रेणी है। आइए हम अष्टफलकीय उपसा संयोजन सत्ता में उपस्थित धातु आयनों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझें। अब अष्टफलकीय संयोजन सत्ता जो है उसमें जो धातु आयन है उनके जो डी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है उसको हम लोगों को समझना है।
तो देखिए कह रहा है कि स्पष्टतः डी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले किसी एक T2G कक्षक में जाएगा। तो डी इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाला, निम्न ऊर्जा स्तर T2G समुच्चय था, उसमें जाएगा। D² तथा D³ या D2 तथा D3 उपसा संयोजन सत्ता में हुंड के नियमानुसार डी इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में अयुग्लित रहते हैं। तो ध्यान दीजिए D2 तथा D3 उपसा संयोजन सत्ता में हुंड के नियम के अनुसार, हुंड का नियम क्या था कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर के भरे जाएंगे, उसके बाद क्रम से अगर उन्हीं कक्षक में भरे जाना है तो उल्टा फिर भरे जाते हैं। तो जो हुंड का नियम है उस नियम के हिसाब से ये अयुग्लित रहते हैं यानी अनपेयर्ड रहते हैं। D4 आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रारूप की दो संभावनाएं हैं। अब अगर D4 हो गया तो दो संभावना है। चतुर्थ इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ युग्लित हो सकता है, पहली संभावना होगी। दूसरा क्या हो सकता है, यह Eg स्तर में स्थान ग्रहण कर युग्मन ऊर्जा के व्यय से बचता है। तो ध्यान दीजिए, अगर जो है इसको समझिए कि अगर D2 और D3 है तो इसमें क्या होगा कि हुंड के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में अनपेयर्ड रूप में बने रहेंगे। लेकिन अगर D4 हो गया यानी D कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब क्या होगा, तब उसमें क्या होगा कि जैसे कि D देखते हैं हम तो उसमें S में 1 होता है, P में 3 होते हैं और D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं खाली कक्षक। ये D हमारा क्या होता है, ये उपसेल होता है, सबसेल जिसको कहते हैं, उपकोष। तो ध्यान दीजिए इसमें 5 होते हैं, D वाले में 5 हो जाते हैं, P वाले में 3 होते हैं कक्षक यानी ऑर्बिटल। तो अगर 4 हो गए तो 4 आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रारूप की दो संभावना है। चतुर्थ इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ युग्लित हो सकता है, यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पहले से जो निम्न ऊर्जा स्तर वाले 3 इलेक्ट्रॉन है D3 जैसे, तो उनके साथ जोड़ा बना सकता है, युग्लित मतलब पेयर्ड हो सकता है। या दूसरी संभावना क्या हो सकती है, Eg स्तर में स्थान ग्रहण कर युग्मन ऊर्जा के व्यय से बचता है। Eg का मतलब उच्च ऊर्जा स्तर वाला, जैसा अभी ऊपर पड़ा है, तो उसमें जा करके क्योंकि पेयरिंग में क्या होगा, जब एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ऊर्जा का व्यय होगा। तो ऊर्जा के नुकसान से बचने के लिए ये उच्च ऊर्जा स्तर यानी Eg स्तर में चला जाता है और ऊर्जा के व्यय से बच जाता है। इनमें से कौन सी संभावना बनती है, यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी डेल्टा O तथा युग्मन ऊर्जा P एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा है के तुलनात्मक परिमाण पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, पेयरिंग होगी या उच्च ऊर्जा स्तर यानी Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दो बातों पर निर्भर करेगा। क्रिस्टल क्षेत्र विपटन यानी डेल्टा जीरो तथा युग्मन ऊर्जा P, दोनों के तुलनात्मक परिमाण क्या है उस पर निर्भर करेगा। तो निम्नलिखित दो विकल्प हैं। अब दो बातें निकल के सामने आ जाती हैं कि इन दोनों में क्या होगा, ये अब हम लोगों को समझना है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि अगर डेल्टा जीरो P से कम है हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक Eg कक्षक में जाएगा तथा अभिविन्यास T32G या T32G Eg1 प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर P यानी कहने का मतलब ये है कि युग्मन ऊर्जा P विपाटन ऊर्जा डेल्टा जीरो से ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा यानी Eg कक्षक में जाएगा तथा अभिविन्यास T32G E1G प्राप्त होगा। लिगेंड जिनके लिए डेल्टा जीरो स्मॉलर देन P होता है
दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं और ये उच्च प्रचक्रण यानी हाई स्पिन संकुल बनाते हैं। तो एक संभावना तो ये हमारी बन जाएगी। दूसरी संभावना क्या है, कह रहा है अगर जो है डेल्टा 0 P से ज़्यादा है तो यह ऊर्जा की दृष्टि से अधिक अनुकूल होता है, अतः चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक T2G कक्षक में जाएगा यानी निम्न ऊर्जा स्तर में रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4E0G प्राप्त होता है। यानी निम्न ऊर्जा स्तर में 4 हो जाएंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में 0 बचेगा। यहाँ पे निम्न ऊर्जा स्तर में 3 है, चौथा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा तो EG में 1 रहेगा, T2G में 3 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये प्राप्त होगा। लिगेंड जो इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जब होंगे तो ये कंडीशन बनेगी और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जब होंगे तो ये कंडीशन बनेगी, तथा ये निम्न प्रचक्रण संकुल बनाते हैं। निम्न प्रचक्रण, ये लो स्पिन, ये हाई स्पिन प्रचक्रण संकुल बनाते हैं। गणनाएं दर्शाती हैं कि D4 से D7 वाली उपसा संयोजन सत्ता दुर्बल क्षेत्र संकुलों की अपेक्षा प्रबल क्षेत्र में अधिक स्थायी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, गणना करके ये निष्कर्ष निकला है कि जो D4 से D7 वाली उपसा संयोजन सत्ता दुर्बल क्षेत्र संकुलों की अपेक्षा प्रबल क्षेत्रों में अधिक स्थायी होते हैं। तो दुर्बल क्षेत्र संकुलों की तुलना में प्रबल क्षेत्र में अधिक स्थायी होते हैं, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद अब आगे आ जाता है हमारा चतुष्फलकीय उपसा संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।